टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है URL। और URL के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इसका एक एक्रोनियम है, फुल फॉर्म है इसका, जो कहलाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखें कि जब भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई भी हेडिंग, कोई भी टाइटल मिले तो उसका ब्रेकअप देख लें कि उसका ब्रेकअप क्या कहता है। एग्जाम्पल मैंने जब बात कर रहा हूँ URL की, तो इसमें हर एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग ओन करता है। जब भी मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म की तो मैं कहता हूँ कि एक जैसा होना चाहिए, रिसोर्स से क्या मुराद है और लोकेटर से क्या मुराद है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं पैरेलल वर्ड में इस्तेमाल करूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म से मुराद ये है कि जनाब एक जैसा होगा। जब भी मैं URL टाइप करूंगा तो वो एक जैसा सिंटैक्स फॉलो करेगा। यहाँ पर सिंटैक्स की बात आ गई है। सिंटैक्स मींस ग्रामर या फॉर्मेट, यानी जब भी URL लिखा जाएगा तो URL का सिंटैक्स किसी भी एड्रेस के लिए सेम रहेगा, उसका सिंटैक्स सेम रहेगा। उसमें यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी होगा उसमें। रिसोर्स से क्या मुराद है और लोकेटर से क्या मुराद है। रिसोर्स मेरे पास किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है, वो डाटा मेरे पास वेबसाइट हो सकती है, पेज हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है या फाइल्स हो सकती है। डॉक्यूमेंट फाइल में बात करूं, या फिर मेरे पास पिक्चर वगैरह हो सकती है। रिसोर्स से मेरी मुराद कुछ भी हो सकती है। फिर लोकेटर बेसिकली वो एड्रेस है जहां जाके इसको लोकेट करना है, जहां जाके इसको अप्रोच करना है। URL इज ड्राइव फ्रॉम, ये निकला किससे है। URL निकला है बेसिकली URI से, इसकी सारी बात वही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI, अब थोड़ा मैथमेटिकल टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। URI इज अ सुपर सेट ऑफ URL। हमने सेट्स पढ़े, सेट्स में सुपर सेट वो होता है जो उस सेट का पेरेंट सेट होता है। किसी भी सबसेट का पेरेंट सेट जो होगा उसको सुपर सेट कहेंगे, चाइल्ड सेट को सबसेट कहेंगे, ऐसा ही। तो हमने कहा URI के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक URL होता है, दूसरा पार्ट URN होता है। N स्टैंड्स फॉर नेम या नंबर। URI स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कह लें या यूनिफॉर्म कह लें, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। कोई भी रिसोर्स, रिसोर्स से अब खाली मुराद वेबसाइट नहीं है, बात समझ। रिसोर्स से मुराद डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, या कोई और डाटा भी हो सकता है। रिसोर्स आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में या तो लोकेशन होगी उसकी, या उसका नेम होगा या नंबर होगा। बात क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं URL इज अ सबसेट ऑफ URI। ये दोनों क्या है, सबसेट। इसका सुपरसेट कौन सा है, URI। ये बात क्लियर। अच्छा, ये पार्ट हमारी थोड़ी सी इस URL की हिस्ट्री का था। अब इसकी एग्जांपल मैं उस वक्त एक्सप्लेन करता हूं जब मुझे पढ़ना आ जाएगा, एड्रेस पढ़ना आ जाएगा। याद रखें, बिल्कुल इंटरनेट का एड्रेस पढ़ने का तरीकेकार एज इट इज है, जैसा कि आप घर का एड्रेस पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं उसकी कि मैं कोई URL लिख लेता हूं। एड्रेस के लिहाज से हमने कहा कि एक एड्रेस लिया हमने, इस पूरी चीज को मैं क्या कह रहा हूं,
बास दफा इसमें आपको कहीं ना कहीं पोर्ट एड्रेस भी नजर आ जाएगा, और पोर्ट एड्रेस पे मैंने एक बात कही थी, अगर 80 लिखा हुआ है, अगर पोर्ट एड्रेस इस तरह से लिखा होता है, 2 डॉट के बाद लिखा होता है 80, इसके बाद 2 डॉट लगे होते हैं और 80 लिखा हुआ है, अगर 80 लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एस नहीं है, सिक्योर नहीं है। और हमने कहा था अगर 443 लगा हुआ सिक्योर है। ये इस 80 से मुराद जो था 8080 और इससे मुराद था 8443, याद? ये वाला कोड कहलाता है HTTP के लिए और ये कहलाता है HTTPS। वो खाली आखिर के 2 डिजिट उठा रहा है। अगर 80 लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, यहां से भी पढ़ सकते हैं आप। और अगर ये 443 लगा हुआ है तो मींस सिक्योर। अच्छा, तो इस URL में और www में क्या फर्क है? www इज अ पार्ट ऑफ दिस URL, URL का पार्ट है, वो भी आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। www सर ये मस्ट है, वो लगाना चाहिए, ये चीज लगाना चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि जनाब इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, इस URL के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसके पार्ट्स में पहला हिस्सा जो ये कहलाता है, जिसको मैं प्रोटोकॉल भी कहता हूं और स्कीम भी कहता हूं। ये प्रोटोकॉल भी कहलाता है और स्कीम भी कहलाता है। यानी ये स्कीम हमारे पास खाली HTTPS नहीं हो सकती, बल्कि हमारे पास हो सकता है जनाब HTTP हो सकता है, HTTPS हो सकता है, FTP हो सकता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सॉरी, इसी तरह मेल वाला प्रोटोकॉल हो सकता है, इसी तरह मल्टीपल और प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पहले एज पर द नीड। तो ये जो स्कीम है, इस वक्त जो स्कीम इस्तेमाल की जा रही है, ये स्कीम बताएगी वेब ब्राउजर को कि जनाब किस तरह का वेब पेज उठा के लाना है, आया वो सिक्योर होगा या इनसिक्योर होगा, आया वो फाइल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, वहां से फाइल उठा के लानी है, यानी वेबसाइट पे मैंने कोई डाउनलोड करने के लिए फाइल रखी हुई है, आप अक्सर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वेबसाइट तो आपके सामने खुल जाती है, उस वेबसाइट पे एक लिंक होता है जनाब, इससे फाइल डाउनलोड कर लें, ऐसा होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं? FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एनीवे, पहला पार्ट क्या हुआ? प्रोटोकॉल। दूसरी बात क्या है मेरे पास यहां पर, अब अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक ये कहला रहा है, इसको रूट डोमेन भी कह सकता हूं, इसको रिसोर्स नेम भी कह सकता हूं। मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको आसान तरीके से यहां बताऊं तो मैं ये लिखूंगा https google.com.tk। ये तो मैंने एड्रेस बड़ा करके लिखा है, तो इसमें दिस वन इज कॉल्ड एज रूट डोमेन, जिसको मैं रिसोर्स नेम के नाम से भी जानता हूं। ये वाला क्या है? प्रोटोकॉल या स्कीम। इस रूट डोमेन के अंदर मजीद टाइप्स हैं, मजीद पार्ट्स हैं। इसमें ये वाला हिस्सा 2 चीजों को जस्टिफाई कर रहा है। एक बता रहा है मुझे दिस इज कॉल्ड एज TLD and this is called as CCTLD। तो पहला TLD जो मुझे बता रहा है वो बता रहा है टॉप लेवल डोमेन,
और सीसी क्या बता रहा है? कंट्री कोड टॉप लेवल कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये बात क्लियर? ये वाली चीज क्या बता रही है? एड्रेस ये बता रही है सब डोमेन। हाँ कर सकते हैं, बताता हूं उसका रीजन क्या है। ये हो गया सब डोमेन। ये वाली चीज क्या बता रही है? इसको फाइल पाथ कहते हैं या फोल्डर पाथ कहते हैं। यानी एक ये फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर रखा हुआ है, उसका नाम है एडमिन। एडमिन के अंदर ये वाली फाइल रखी हुई है, इसको मैं फोल्डर पाथ भी कह सकता हूं, फाइल पाथ भी कह सकता हूं। तो इसको मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूं फोल्डर के नाम से, और ये मेरे पास आ गए पैरामीटर्स कह रहे हैं इसको, या क्वेरी कह रहे हैं। अब बात समझने की ये है कि प्रोटोकॉल हमें क्लियर है, जो कि बताएगा वेब ब्राउजर को कि वेब सर्वर से जो वेबसाइट उठा के लानी है, ये बता रहा है वेबसाइट है, वेबसाइट उठा के लानी है वो सिक्योर होनी चाहिए या इनसिक्योर होनी चाहिए। इसके बाद ये सब डोमेन क्या बताता है? ये बता ये रहा है दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें सेम है। दिस इज कॉल्ड एज टीएलडी टॉप लेवल डोमेन। ये वाला कहलाता है सेकंड एसएलडी, एंड दिस वन सब डोमेन, इसको मैं कहता हूं थर्ड लेवल डोमेन, इसको सब डोमेन भी कहते हैं। ये नाम मुख्तलिफ जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सुनने में आए तो परेशानी की जरूरत ना हो, पता हो क्या है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, बात समझ गए? अब हुआ क्या, मेरी एक एप्लीकेशन, मेरी एक वेबसाइट थी जिसका नाम था google.com। ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। जो सर्वर मैंने गूगल का पाकिस्तान में लगाया है वो पीके सर्वर कहलाएगा, पाकिस्तान का गूगल सर्वर। यानी एक सर्वर जो गूगल का पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, वो जाके जरूरी नहीं अमेरिका से एक्सेस करेगा, वो यूरोप से एक्सेस करेगा। उन्होंने क्या किया, एक सर्वर आपके कंट्री के अंदर लगा दिया ताकि क्या हो, वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, काम की डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो उसमें क्या है, कंट्री कोड्स आता है। अगर यूएस लगा हुआ है तो अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूके लगा हुआ है तो यूके की, इस तरह से कंट्री कोड लगे हुए हैं, जिसको मैं पहचान रहा हूं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अगर ये नहीं लगा हुआ, अगर ये जिस वेबसाइट के एड्रेस में नहीं लगा हुआ, तो समझ जाएं ये उसी मेन वेबसाइट पे जा रहा है जहां पर ये रखा है, भले अमेरिका में रखा हुआ है चाहे यूरोप में। जहां पर ये चीज नहीं लगी हुई तो समझ जाएं ये अपने सेंट्रल डोमेन पे जा रहा है, मेन डोमेन के पास जा रहा है। यहां पर अभी वो कोऑर्डिनेट कर रहा है लोअर डोमेन के पास। बड़ा डोमेन था, बड़ा सर्वर था, उसके पास से हर मुल्क के अंदर छोटे छोटे डोमेन बन गए। तो उसमें एक छोटा डोमेन कौन सा था, पीके, उस पीके के पास डाटा आ रहा है। अगर ये सब डोमेन ना होते, ये वाला ना होता, सीसीटीएलडी नहीं होता, तो सारे के सारे किसको एक्सेस करते, मेन को। तो उसमें फिर ये कंट्री कोड नहीं लगा होता। बात समझ में? अब ये वाला हिस्सा क्या बताता है, ये बताता है कि जनाब जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं, उस वेबसाइट पे मेरे पास बहुत सारा किस्म का डाटा होता है। मैंने उसमें ब्लॉग्स भी रखे हैं, मैंने उसमें सपोर्ट भी प्रोवाइड की हुई है, मैंने उसमें मजीद कोई और सेल का ऑप्शन भी रखे हुए, शॉप के ऑप्शन भी रखे हैं, मैंने उसमें कुछ कमेंट्स के ऑप्शन भी रखे हैं। तो मैंने क्या किया, वो पेज ही अलग कर दिया, वो वेबसाइट का डोमेन, एक लिंक ही अलग कर दिया। मैंने उस वेबसाइट के अंदर एक और फोल्डर बना दिया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सपोर्ट से रिलेटेड है, सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड से रजिस्टर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉग से रिलेटेड है। तो जरूरी नहीं है जो बंदा, अब जब आप गूगल पे जाएंगे ना, तो गूगल पे जाके फिर आपको सर्च करना पड़ेगा सपोर्ट कहां है। फिर आप सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वाले डोमेन में आएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप डायरेक्टली एड्रेस डालें और सपोर्ट पे चले जाए। तो बेसिकली आपके वेबसाइट का एक इंटरनल पार्ट है, वो क्या है,
सपोर्ट, इस तरह के आप मल्टीपल पार्ट्स बना सकते हैं। हमें पता नहीं होगा कि वेदर सिक्योर और नॉट, पता कैसे चलेगा कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है? नहीं सर, हम जो सर्च कर रहे हैं जिस वेबसाइट के बारे में, उसका जो हम प्रोटोकॉल लिख रहे हैं, पता नहीं वो सिक्योर है या नहीं है। अगर वो सिक्योर नहीं होगा, तो यहाँ पर उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर वो SSL के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा, अगर सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली एड्रेस चेंज हो जाएगा। आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूं ना डालूं, सेव करूं नहीं करूं, मैं इस वेबसाइट पे ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन करूं नहीं करूं, कुछ बाय और सेल करूं नहीं करूं। अमेजोन पे जाके मैं परचेजिंग कर रहा हूं, एग्जांपल है, मैं दराज पे जाके परचेजिंग कर रहा हूं, मैंने देखा वहां SP लगा, सिक्योर नहीं है, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की, मास्टर कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं डालूंगा। हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब अगली बात, ये हो गया रूट डोमेन। याद रखें ये जो पूरा एड्रेस है ना, गूगल एड्रेस है, ये तो बाय नेम तो मैं याद कर रहा हूं, बैकग्राउंड पे इसका एक IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, वो फिक्स नंबर है। एग्जाम्पल, वो ये एड्रेस हो सकता है 198.001.195.8, इस तरह का एक एड्रेस फिक्स होगा। इसके पैसे देने पड़ेंगे। एक होती है स्टैटिक IP, एक होती है डायनेमिक IP। जैसे स्टैटिक पेज, डायनेमिक पेज, जितनी दफा भी आप मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, हर दफा एक नई IP मिलती है आपको, वो डायनेमिक IP कहलाती है। लेकिन हर दफा आपको एक सेम IP मिले, एक साल तक आपको सेम IP दी जा रही है, उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो इस वजह, हाँ, पर मंथ हो या पर एनम। मुझे कोई बोले कि जनाब आपका डोमेन कौन सा है, डोमेन नेम क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरा डोमेन नेम है google.com। मेरा डोमेन नेम है google.com, जो @ के बाद आता है, xyz@gmail.com पढ़ते हैं। तो आपके पास ये Gmail इज अ डोमेन नेम। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो आपके पास हुआ क्या, ये आपके पास आ गया पूरा रूट डोमेन, ये आ गया आपका, इसको रिसोर्स नेम भी कहते हैं, और इसके अंदर हमने कहा मजीद पार्ट्स हैं, tld.com। अब ये .com कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए, जितनी भी ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हमने किस में रखा है, .com में रखा है। नहीं समझे? ये भी बाय करना होता है सारे आपको, यानी हर किसी चीज के पैसे देने हैं आपने। EDU के अलग रेट है, एजुकेशनल, जहाँ EDU लिखा होगा, यहाँ ORG लिखा होगा, यहाँ GOV लिखा होगा, गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पर .net लिखा होगा। तो ये जो आप परचेज करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज TLD, टॉप लेवल डोमेन है। सबसे महंगा इसलिए .com ही महंगा होता है, सबसे महंगा, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेसिबल भी यही है। ORG, इसका पर्पस है ORG का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वेलफेयर का काम करती हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेंगी, उनको कौन सा मिलेगा, ORG। जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होंगी, यूनिवर्सिटी हो गए, कॉलेजेस हो गए, इस तरह की वेबसाइट होंगी, उनको .com नहीं देंगे, .edu देंगे। इसलिए टॉप लेवल पे जो रखा जाता है वो ये डोमेन। अगर मेरी वेबसाइट को जाके ढूंढा जाए तो वेब सर्वर कहां जाके देखेगा, .com में देखे, .edu में देखे, .net पे देखे, किस पे देखे? तो पहले मैंने ऊपर जो सर्वर जो बने हैं, उस सर्वर में क्लासिफिकेशन है, .com की सारी वेबसाइट यहाँ रखी है, .edu की यहाँ रखी है, .net की यहाँ रखी है, .org यहाँ रखी है। अब सबको ढूंढने से बेहतर है पहले इसको देख लो जो लास्ट में TLD लगा हुआ था, और TLD में मैंने क्या देख लिया, CCTLD, पाकिस्तान का कौन सा एरिया, उसमें जाके देखो। बात समझ रहे? इसके बाद वो रिवर्स में फिर आएगा डोमेन नेम पे, और फिर उसके बाद फाइनली ये जो हमारे पास सब डोमेन है, ये सब डोमेन आप जितने मर्जी आए बना सकते हैं। जब वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट तो आपको खाली अपीयरेंस नजर आ रही है, जो वेबसाइट का एडमिन सेक्शन होता है, जो उसका एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो उसमें चीजों को ऐड कर रहा होता है, उसके लिए एक ऑप्शन और होता है, वो कहलाता है कंट्रोल पैनल। वो कंट्रोल पैनल में जाके ये डोमेन क्रिएट कर सकता है। ये डोमेन क्रिएट करना है जस्ट लाइक अ फोल्डर, जैसे फोल्डर होता है। ये मैं डोमेन क्रिएट करूंगा, जैसे मैंने सपोर्ट का डोमेन क्रिएट किया है,
अब सपोर्ट का डोमेन क्रिएट करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस लूंगा, मैंने ये तो स्पेस ली हुई है, एक्स्ट्रा स्पेस लूंगा जिसमें सारा का सारा सपोर्ट का मटेरियल एक जगह पे रखा गया होगा, ब्लॉग का मटेरियल सारा का सारा एक जगह पे रखा गया होगा, शॉप का मटेरियल सारा का सारा एक जगह पे रखा गया होगा। ये मैं अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकता हूं, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं ये क्या है, सब डोमेन है। डोमेन ये है, इसका पार्ट है सब डोमेन, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फोल्डर, सब फोल्डर, फोल्डर बड़े फोल्डर के अंदर छोटा फोल्डर इसको है सब फोल्डर। तो ये हमारे पास डोमेन है, ये इसका सब डोमेन है। यहां तक बात क्लियर है? तो बेसिकली यूआरएल हमारे पास क्या है, यूआरएल इज कंप्लीट एड्रेस, ये कंप्लीट एड्रेस है। तो हम जब भी डोमेन सब डोमेन क्रिएट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ऐसा सब डोमेन क्रिएट करें जिसका उस कंटेंट से लिंक हो। अगर मैं ब्लॉग के नाम का सब डोमेन बना रहा हूं तो उसमें क्या होगा, सारा ब्लॉग ही होगा। बात समझ गए मेरी बात? तो यहां पर आप सब डोमेन उस वक्त बनाते हैं, सब डोमेन का काम उस वक्त करते हैं जब आपके पास अपनी वेबसाइट पे वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना। आप वर्किंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप सब डोमेन बनाते हैं। अगर ये डोमेन नहीं रहेगा तो सब डोमेन भी नहीं रहेगा, अगर सब डोमेन नहीं रहेगा ये चलता रहेगा। मैं इसको अगर डिलीट कर दूंगा तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर मैंने गूगल ही डिलीट कर दिया तो सपोर्ट तो उसका हिस्सा था, खत्म हो गया। यानी बिल्कुल ऐसे समझ लें, आपका घर इज योर डोमेन, उसके अंदर जो रूम्स बने हैं सब डोमेन, वो सब डोमेन। कमरा गिरा दें घर नहीं गिरता, घर गिरा दें कमरा नहीं रुकता। यहां तक क्लियर है? उन्होंने कहा जनाब प्रोटोकॉल है जो कि बताएगा वेब ब्राउजर को डाटा सिक्योर लेके जाना है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। अगर मैं HTTP से रिक्वेस्ट करूंगा तो जवाब HTTP में ही आएगा, अगर मैं HTTPS से रिक्वेस्ट करूंगा तो जवाब HTTPS से भी आ सकता है, बाद दफा HTTP से भी आ सकता है। क्यों? मैंने रिक्वेस्ट की HTTPS की, सर्वर पे जो वेबसाइट बनी हुई है वो सिक्योर नहीं थी, मैंने रिक्वेस्ट S की थी। अगर वो सिक्योर नहीं होगी तो वो आपके पास इनसिक्योर ही भेजेगा। एक बात। दूसरी बात क्या हुई, अगर आपने सेटिंग सेट कर दी कि जनाब सिर्फ सिक्योर वेबसाइट खुले, साइट सेटिंग होती है ब्राउजर के अंदर, ऑप्शन होता है साइट सेटिंग का, उसमें अगर आपने सिक्योर वेबसाइट पे टिक लगा दिया, चेक लगा दिया, तो फिर बगैर S वाली साइट्स खुलेगी नहीं। तो फिर आपके पास क्या है, अब आपने कहा कि जनाब इस तरह से आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने URL को। मजीद आपके पास कह रहा है अगला नेम है रिसोर्स है, फिर TLD है, फिर TLD के अंदर भी पार्ट्स हैं, CCTLD हैं, वो भी आपने देख लिया। फाइनली उसने कहा कि फाइल का एड्रेस हो सकता है या फोल्डर का एड्रेस हो सकता है। ये जो एडिशनल बातें हैं जब आप नेट पर जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब डोमेन क्या होता है। खाली www इज नॉट अ सब डोमेन। आप विकिपीडिया पे जाओगे ना, विकिपीडिया पे आप कभी टाइप करो, जब आप टाइप करेंगे ना, इसके टाइप करने के बाद आप वेबसाइट पे देखिएगा तो ऐसे ही लिखा हुआ होगा, वो लिखा होगा https wikipedia.org। उसमें सामने बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, इंग्लिश, आपको इंग्लिश में चाहिए, स्पेनिश में चाहिए, पुर्तगाली में चाहिए, अरबिक में चाहिए, किस में चाहिए। अब आप जो विकिपीडिया पे सर्च करने जा रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में सर्च करने जा रहे हैं, आपने क्लिक किया इंग्लिश। जैसे ही आप इंग्लिश दबाएंगे तो पता है रूट क्या हो जाएगा, एड्रेस का रूट चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा https EN, डोमेन चेंज कर लिया उसने। अगर स्पेनिश में होता तो कहाँ चला जाता, इसी तरह जो भी उसका डोमेन था। अब आपके पास इंग्लिश EN के साथ इंग्लिश का जो डोमेन है वो ऑन हो जाएगा। इसमें आप जो सर्च करेंगे वो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेगा। मेरी बात समझ गए? यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक यूआरएल में खत्म होता है। और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी आपको क्लियर रहेंगी। सब्जेक्ट के लिहाज से, बेसिक नॉलेज के लिहाज से यूआरएल इतना आपके लिए काफ़ी है।